नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। मैं आप सभी का स्वागत अभिनंदन करता हूं टीटी फैमिली शिक्षकों के परिवार जायसवाल कोचिंग सेंटर पर, पावर्ड बाय शिक्षा ही प्रकाश है। दोस्तों, आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं, बायोलॉजी की क्लास रहेगी, HSTT एग्ज़ाम की क्लास रहेगी और इस क्लास में हम पार्ट नंबर 10 कंप्लीट करने जा रहे हैं। इसके साथ साथ 9 पार्ट ऑलरेडी कंप्लीट हो चुके हैं, जिसका यहाँ पे आई बटन पे ऑलरेडी आपको लिंक दे दिया गया है। प्रत्येक क्लास फ्री ऑफ कॉस्ट है, क्योंकि राष्ट्र हित में यह टीटी फैमिली है, शिक्षकों का परिवार है, आवर टीचर्स फैमिली है। तो सभी यहाँ पे कमेंट कीजिएगा। इस क्लास में हम टॉप 20 क्वेश्चंस करेंगे, साथ ही साथ पिछले पार्ट का मॉक क्वेश्चन भी करेंगे। तो सभी लोग तैयार हो जाइए। बाकी 7 PM को, शाम को 7 बजे PM में हमारी पेडागोजी की शिक्षण शास्त्र की लाइव क्लास होती है, तो लाइव क्लास में अवश्य जुड़िएगा। साथ ही साथ फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम पेज को अवश्य फॉलो कर लीजिएगा और फ्री में नोट्स PDF फाइल प्राप्त करने के लिए टेलीग्राम से अवश्य जुड़ जाइएगा। और आज की क्लास का पहला प्रश्न आप लोगों की स्क्रीन पर ऑलरेडी आ चुका है, जो पिछले क्वेश्चन का आप सभी के लिए मॉक क्वेश्चन के रूप में था कि निम्नलिखित में से किसको व्यावसायिक रूप से हाल ही में पालना प्रारंभ हुआ है? भैंस, भेड़, टर्की या रेशम कीट की बात करें। देखिए, आप सभी लोग जानते हैं कि टर्की का व्यावसायिक रूप से पालन हाल ही में प्रारंभ हुआ है और यह मुर्गी पालन का बृहत्तम रूप है। हम बात करेंगे टर्की। सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। इसके बाद अगला प्रश्न आपका क्या कह रहा है कि ह्यूमोरल प्रतिरक्षा तंत्र में किसकी मध्यस्थता होती है? बी कोशिकाओं की, टी कोशिकाओं की, NK कोशिकाओं की या प्लाज्मा कोशिकाएं की बात करेंगे। तो ह्यूमोरल प्रतिरक्षा तंत्र में किसकी मध्यस्थता होती है? तो हम सभी लोग जानते हैं, हम बात करेंगे बी कोशिकाओं की। जी हाँ दोस्तों, ह्यूमोरल प्रतिरक्षा तंत्र बी कोशिकाओं द्वारा मध्यस्थ या प्राप्त किया जाता है। बी लिम्फोसाइट शरीर को मुख्य प्रतिरक्षी संश्लेषण करने वाले कोशिकाएं कहलाती हैं। कौन सी कहलाती हैं? लिम्फोसाइट शरीर को मुख्य प्रतिरक्षी संश्लेषण करने वाली कोशिकाएं, बी लिम्फोसाइट की बात करेंगे। इसके बाद अगला प्रश्न है, प्रतिरोधी तंत्र में इंटरफेरान किसके अंग होते हैं? शारीरिक अवरोध के, कोशिकीय अवरोध के, भौतिक अवरोध के या साइटोकाइनिन अवरोध की बात करेंगे। तो हम सभी लोग जानते हैं, प्रतिरोधी तंत्र में इंटरफेरान किसके अंग होते हैं? सभी कमेंट कीजिएगा। तो हम बात करेंगे शारीरिक अवरोध। जी हाँ दोस्तों, शारीरिक अवरोध जैसे शरीर का तापमान, शारीरिक द्रव का pH मान, साथ ही साथ अन्य शारीरिक स्त्राव अनेक रोगों से बचाव करते हैं और कुछ निश्चित प्रकार की कोशिकाएं जो होती हैं वह विषाणु द्वारा संक्रमित होने पर इंटरफेरान मुक्त करती हैं और जो कोशिकाओं को वायरस संक्रमण के विरुद्ध प्रतिरोधकता प्रदान करते हैं। तो शारीरिक अवरोध की बात करेंगे। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न यह कि निम्नलिखित में से कौन सा टेम्पोरल लोब में नहीं पाया जाता? ग्राही श्रवणीय क्षेत्र, घ्राण ग्राही क्षेत्र, ब्रोका क्षेत्र या वर्निक क्षेत्र की बात करें। तो हम सभी लोग जानते हैं जिनमें से आपका टेम्पोरल लोब में नहीं पाया जाता। तो ये किस में पाया जाता है ये भी जानना जरूरी है। तो ग्राही श्रवणीय क्षेत्र में, घ्राण ग्राही में और वर्निक क्षेत्र में, इन तीनों में पाया जाता है, लेकिन ब्रोका क्षेत्र में आपका यह नहीं पाया जाता। ठीक है, टेम्पोरल लोब में यह आपका ब्रोका क्षेत्र नहीं पाया जाता। ब्रोका क्षेत्र जो होता है अग्रस्त लोब में पाया जाता है। किसमें? अग्रस्त लोब की बात करेंगे। जबकि टेम्पोरल लोब में घ्राण संवेदी क्षेत्र, श्रवणग्राही क्षेत्र एवं वर्निक क्षेत्र की उपस्थित होती है, लेकिन ब्रोका क्षेत्र की अनुपस्थित होती है। अगला दिया गया है, एंजियोटेंसिनोजन प्रोटीन का उत्पादन एवं स्त्रावण होता है मेकुला डेंस कोशिकाओं द्वारा, यकृत कोशिकाओं द्वारा, एंडोथेलियल कोशिकाओं द्वारा या जक्स्टा ग्लोमेरुलर कोशिकाओं की बात करेंगे। तो एंजियोटेंसिनोजन प्रोटीन का उत्पादन एवं स्त्रावण होता है, किसके द्वारा होता है? तो हम बात करेंगे यकृत कोशिकाओं द्वारा। जी हाँ दोस्तों, यकृत कोशिकाओं की बात करेंगे। अगला प्रश्न देख लेते हैं, स्क्रीन पर है। अगला प्रश्न है, मनुष्य में अवशेष आयतन की कितनी औसतन मात्रा फेफड़ों में शेष रहती है? 2600 मिलीलीटर,
3 से लेके 4.5 मिलीलीटर तक, 1000 मिलीलीटर तक, या 1500 मिलीलीटर। तो हम सभी लोग जानते हैं, ज्ञानी सर्वव्याख्याता लोग हैं, कि मनुष्य में अवशेष आयतन की जितनी औसतन मात्रा फेफड़े में शेष रहती है वह हमारी कहलाती है 1500 मिलीलीटर। बाह्य श्वसन के दौरान अधिकतम प्रयास के बावजूद फेफड़ों में शेष बची वायु के आयतन को अवशेष आयतन कहते हैं, और जिसकी मात्रा निःश्वसन आरक्षी आयतन एवं उच्च श्वसन आरक्षी आयतन के अंतर के बराबर होती है। अर्थात अवशेष आयतन बराबर निःश्वसन आरक्षी आयतन माइनस उच्च वसन आरक्षी आयतन की बात करेंगे। यानी कि टोटल हमारा 2500 माइनस 3000 एंड माइनस 100 एंड 1200, तो टोटल यहाँ पे 1500 मिलीलीटर आपका निकल के आता है। ठीक है, आइए बात करेंगे अगले प्रश्न। NADP क्या होता है? क्या एक एंजाइम है, विलेय आरएनए का एक भाग है, आरएनए का एक भाग है, या एक एंजाइम? सभी लोग कमेंट कीजिएगा। तो NADP क्या है दोस्तों? तो NADP जो होता है यह पूर्ण रूप से आपका जो होता है निकोटिनेमाइड एडिनिन डाइन्यूक्लियोटाइड होता है, अर्थात एक को एंजाइम, मतलब इनके पूर्व में TPN ट्राईफास्फोपाइरिडियन न्यूक्लियोटाइड के नाम से जाना जाता है, और यह एक को एंजाइम है। डी ऑप्शन को सही कर लेना है। अगला, केंद्रिका में किसका संश्लेषण होता है? सभी कमेंट कीजिएगा। आपके स्पिंडल तंतु या तर्क जंतु, गुणसूत्र, राइबोसोम या पराक्सीसोम की बात करेंगे। तो केंद्रिका में किसका संश्लेषण होता है? आप सभी लोग जानते हैं, केंद्रिका में जो है आपके राइबोसोम। जी हाँ, केंद्रिका में आरएनए को राइबोसोमल प्रोटीन के साथ लपेटकर राइबोसोमल उप इकाई का निर्माण करती है, और यह जो उप इकाई होती है बाद में केंद्रक छिद्र में होते हुए न्यूक्लियस को छोड़ देती है। तो केंद्रिका में किसका संश्लेषण होता है? राइबोसोम। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण कार्डेटा में आवश्यक रूप से उपस्थित होते हैं? देखिए, जो कार्डेटा में आवश्यक रूप से उपस्थित होते हैं वह हमारा कहलाता है तंत्रिका ऊतक। प्रत्येक कार्डेट की जीवन अवधि में किसी न किसी अवस्था में नोटोकार्ड, पृष्ठनालाकार तंत्रिका, रज्जु एवं ग्रसनी गिलद्दरों की उपस्थित पाई जाती है। यानी कि प्राथमिक लक्षण वयस्क अवस्था में रूपांतरित या अनुपस्थित होते हैं, लेकिन हम बात करेंगे तंत्रिका ऊतक की बात करेंगे। इसके बाद अगला प्रश्न है, काकरोच के अंडों से क्या उत्पन्न होता है? निम्फ होता है, कैटरपिलर होता है, लार्वा होता है, प्यूपा होता है? सभी कमेंट कीजिएगा। तो काकरोच के अंडों से क्या उत्पन्न होता है? सभी कमेंट कीजिएगा। तो दोस्तों, काकरोच के अंडे से जो आपको उत्पन्न होता है वह आपका कहलाता है लिम्फ। किसकी बात करेंगे? लिम्फ। और पूर्ववर्ती लिम्फ के बाद युवा लिम्फ और वयस्क जीव उथिका, 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है एकल उथिका, के बाद अंडा, अंडा के बाद पूर्ववर्ती लिम्फ, फिर युवा लिम्फ, फिर वयस्क जीव। इसके बाद बात करेंगे अगले प्रश्न की, काला पानी ज्वर का कारक है? प्लाज्मोडियम मलेरिया, प्लाज्मोडियम ओवेल, प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स? सभी कमेंट कीजिए। तो हम सभी लोग जानते हैं काला पानी ज्वर का जो कारक कहलाता है वह आपका प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम की बात करेंगे। यहाँ पे आपका सी वाला ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न दिया गया है, वल्काश्मेन केनाल कहाँ पाई जाती है? अस्थि में, कार्टिलेज में, यकृत में, या अंतःकरण में पाई जाती है? तो वल्काश्मेन केनाल कहाँ पर पाई जाती है? तो हम सभी लोग जानते हैं यह आपके अस्थि में पाई जाती है। वाल्कमैन नालिकाएं एवं हैवर्सियन नालिकाएं या नलियां या स्तनधारियों की अस्थियों में पाई जाती है।
तो हम बात करेंगे अस्थि की बात करेंगे। इसके बाद अगला प्रश्न है, हीमोग्लोबिन है मनुष्य के रुधिर में ऑक्सीजन का वाहक है, एक प्रोटीन जिसका उपयोग खाद्य सप्लीमेंट के रूप में होता है, ग्रंथिल जड़ों में ऑक्सीजन का अपमार्जक है, या उच्च लाइसिन युक्त एक पादप प्रोटीन है। तो हीमोग्लोबिन की बात करेंगे। हीमोग्लोबिन का जिक्र हुआ है तो यह मनुष्य के रुधिर में ऑक्सीजन के क्या होता है, वाहक होता है। प्राणियों में गैसों का परिवहन रुधिर का परिवहन और रुधिर परिसंचरण द्वारा होता है, और मानव शरीर में ऑक्सीजन का लगभग 98%, जी हाँ दोस्तों, ऑक्सीजन का लगभग 98% परिवहन श्वसन वर्णक हीमोग्लोबिन द्वारा होता है। इसके बाद अगला प्रश्न है, पेप्सिनोजन का स्त्रावण होता है चीफ या रोग कोशिकाओं द्वारा, आपके ऑक्स्टिंग कोशिकाओं द्वारा, मास्ट कोशिकाओं द्वारा, गॉबलेट कोशिकाओं द्वारा होता है। तो हम सभी लोग जानते हैं पेप्सिनोजन का स्त्रावण जो होता है वह आपके चीफ या रोग कोशिकाओं द्वारा होता है। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। इसके साथ ही आपका अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से सबसे अधिक मीठी शर्करा कौन सी होती है, ग्लूकोज, फ्रैक्टोज, सुक्रोज या मैल्टोज। हम सभी लोग जानते हैं इनमें से सबसे अधिक जो मीठी शर्करा कहलाती है, जो मीठी शर्करा होती है वह हमारी कहलाती है फ्रैक्टोज। फल शर्करा फ्रैक्टोज सबसे अधिक मीठी शर्करा है और यह फलों एवं शहद में पाई जाती है। तो फ्रैक्टोज शर्करा कहाँ पे, फलों और शहद में पाई जाती है। अगला प्रश्न है, टेंडान एवं लिगामेंट होते हैं, पेशी ऊतक होते हैं, संयोजी ऊतक होते हैं, आपके एपिडर्मल ऊतक होते हैं या तंत्रिका ऊतक होते हैं। जो टेंडान एवं लिगामेंट होते हैं वे कौन से ऊतक होते हैं, तो आप सभी लोग जानते हैं वह आपके पेशी ऊतक कहलाते हैं। टेंडान या कंडरा ये श्वेत तंतुमय संयोजी ऊतक होते हैं। यह सघन रेशेदार संयोजी ऊतक के अंतर्गत आता है। हम बात करेंगे पेशी ऊतक की बात करेंगे। इसके बाद अगला प्रश्न है, जंतु जिसमें युवावस्था में द्विपार्श्विक सममित तथा वयस्क अवस्था में पेंटामेरस त्रिज्या अर्थात अरीय सममित किस संघ के सदस्य होते हैं, एनिलिडा, मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा या निडेरिया की बात करेंगे। तो जंतु जिसमें युवावस्था में द्विपार्श्विक सममित तथा वयस्क अवस्था में पेंटामेरस त्रिज्या या अरीय सममित जिस संघ के सदस्य हो जाते हैं वह संघ आपका कहलाता है इकाइनोडर्मेटा की बात करेंगे। इकाइनोडर्मेटा संघ के वयस्क सदस्यों के पंचरीय सममित पाई जाती है, जबकि लार्वा एवं युवावस्था में द्विपार्श्व सममित होता है, इसलिए इनको बाइलेटरिया के अंतर्गत रखा जाता है। लेकिन हम बात करेंगे इकाइनोडर्मेटा की बात करेंगे, जो सममित या पेंटामेरस त्रिज्या सममित के जिस संघ के सदस्य होते हैं वह संघ है इकाइनोडर्मेटा। अगला है, निम्नलिखित में से कौन जो है संघ सिलेंट्रेटा का सदस्य नहीं है, समुद्री पंख या सी फैन, समुद्री पंख, समुद्री खीरा या सीपेन। तो यहाँ पे यह बताना कि इनमें से कौन जो है संघ सिलेंट्रेटा का सदस्य नहीं है। तो ये जानना जरूरी है कि संघ सिलेंट्रेटा का सदस्य कौन है। तो संघ सिलेंट्रेटा का जो सदस्य होता है वह समुद्री पंख या सी फैन होता है, समुद्री पंख होता है, सीपेन होता है, लेकिन समुद्री खीरा आपका नहीं होता है। सी फैन, सी फीदर या समुद्री पंखा तथा सी पेन सभी जीव सिलेंट्रेटा संघ के सदस्य हैं, लेकिन समुद्री खीरा क्या होता है, यह एक इकाइनोडर्मेटा का सदस्य है। समुद्री खीरा किसका सदस्य है, इकाइनोडर्मेटा का सदस्य हो जाता है। पेशी संकुचन की प्राथमिक इकाई क्या होती है, कोलेजन, सार्कोमियर, बैंडस, मायोफाइब्रिल की बात करेंगे। तो पेशी संकुचन की जो प्राथमिक इकाई होती है, फर्स्ट यूनिट होती है, वह आपकी कौन सी होती है। तो हम बात करेंगे आपके राइट ऑप्शन बात करेंगे सार्कोमियर की बात करेंगे। ठीक है, पेशी तंतु के जीव द्रव्य में रेशेदार रचनाएं मायोफाइब्रिल पाए जाते हैं, जिनके कारण इनमें क्या होता है, संकुचन होता है
और तंतुओं के चारों ओर पारदर्शी लचीली झिल्ली को सारकोलेमा कहते हैं। तो हम बात करेंगे पेशी संकुचन की प्राथमिक इकाई, फर्स्ट यूनिट सार्कोमियर की बात करेंगे। जो अगला प्रश्न आपका मॉक क्वेश्चन के रूप में रहेगा, रेडियस नामक अस्थि उपस्थित होती है, भुजाओं में होती है, पैरों में होती है, श्रोणि मेखला में होती है, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आप सभी को कमेंट करके बताना है कि रेडियस नामक अस्थि जो है किस पर उपस्थित होती है। नीचे कमेंट बॉक्स बना हुआ है, यह आप सभी के लिए मॉक क्वेश्चन के रूप में प्रश्न दिया गया है कि रेडियस नामक अस्थि उपस्थित होती है भुजाओं में, पैरों में, श्रोणि मेखला में, या इनमें से कोई नहीं। सभी यहाँ पे कमेंट कीजिएगा और 7 PM पे मिलते हैं लाइव क्लास के साथ। सभी मित्रों को जय हिंद, वंदे मातरम, धन्यवाद।